नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस जंक्शन में। अभी तक हमने संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, समझा और उम्मीद करता हूँ आपने इसे याद भी कर लिया होगा। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। इस टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली और इसके अन्य कार्य, संविधान सभा की समितियाँ, प्रारूप समिति, संविधान सभा का प्रभाव में आना, संविधान सभा की आलोचना और इसके कुछ आवश्यक तथ्य को पढ़ेंगे। तो संविधान के निर्माण को समझने से पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि संविधान क्या है, आज मैं फिर उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। तो अब हम संविधान सभा की मांग इस प्रथम टॉपिक पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि संविधान सभा होता क्या है। जनप्रतिनिधि तो आप जानते ही होंगे, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट रूप में जो जनप्रतिनिधि थे वह एक सभा का गठन करती है जो कि संविधान लिखने का काम करती है। उसी को संविधान सभा कहते हैं। इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम कर रही थी उसको संविधान सभा कहते हैं। तो सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय जो थे, जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, उन्होंने संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी इंग्लैंड के जो भी लोग थे, जो भी शासन कर रहे थे, उनका कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। और नेहरू जी की इस मांग को अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और फिर 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के रूप में यह सामने आता है। फिर हम देखते हैं कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कैबिनेट मंत्री जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और उसके मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए वो एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि उनका कहना था कि भारत को दो स्वतंत्र यानी स्वायत्त संस्था के रूप में खंडित किया जाए, बांटा जाए, यानी बंटवारे की बात कर रहे थे। अब जानते हैं कि ये क्रिप्स प्रस्ताव में 3 लोग जो थे उनका नाम क्या था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KAL काल के रूप में याद रख सकता है, जिसमें कि K फॉर क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे जो कि क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे 24 मार्च 1946 ईस्वी को। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। अब ये कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की योजना बनाई थी और उससे हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन हो जाता है। इस संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थे, जिसमें कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें देसी रियासतों से। और इसकी विशेषताओं में दूसरा बिंदु हम समझते हैं कि हर प्रांत व देसी रियासतों के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। वहीं तीसरा था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के, जिसमें कि हम समझते हैं दोस्तों, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था और इसका जो निर्वाचन था वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया गया था। वहीं पश्चिमी बिंदु के तहत हम समझते हैं कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन जो था रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जो था वो दरअसल जुलाई-अगस्त 1946 ईस्वी में हो गया था, जिसमें कि 296 सीटों में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कि 208 सीटें जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी। वहीं 73 सीट जो था 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला था और 15 सीट जो था अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार को मिला था। 15 यानी स्वतंत्र उम्मीदवार को। और ये मुस्लिम लीग को
तो 73 सीटें मुस्लिम लीग को पूछा जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, खासकर ये 208 कांग्रेस को जो था, ये कांग्रेस वाला ये पूछ लिया जाता है। मतलब ये आरक्षित सीटों में जो 93 सीटें थी जो देसी रियासतों को दिया गया था, उसका मतलब उसके कोई प्रतिनिधि इसमें आए नहीं, क्योंकि वो अपने अपने ही रियासतों में खुश थे। इस वजह से वो सीटों में 93 सीटों में बहुत सीटें खाली ही रह गई। आइए अब ये पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा का गठन देख लिया हमने, संविधान सभा की मांग। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली के तहत कुछ बिंदुओं को देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि उसने पाकिस्तान की मांग की थी। इसमें केवल 211 सदस्य ही भाग लिए थे, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। और साथ ही एस.सी. मुखर्जी जो थे, और एस.सी. मुखर्जी के साथ साथ वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये 3 बिंदुओं को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम बिंदु, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है और 211 सदस्य भाग लेते हैं इसमें। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, जिसमें कि उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो उपाध्यक्ष रहते हैं वो चुने जाते हैं। आइए अब हम उद्देश्य प्रस्ताव को समझने की कोशिश करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसमें कि संवैधानिक ढांचे और संविधान के दर्शन की जो झलक है वो दिखाई देती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ बातों का जिक्र किया गया था, जिसको एक एक करके हम समझते हैं। पहला था कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करता है यह उद्देश्य प्रस्ताव। चूँकि भारत अभी तक गुलाम ही था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जिक्र किया गया कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा। संप्रभु उसको कहते हैं जिसके पास अपनी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, जनसंख्या हो, तो इन सब चीज़ों के द्वारा संप्रभु का मतलब माना जाता है कि वो राष्ट्र संप्रभु होगा। और गणराज्य जिसमें कि मतलब राजनीतिक सर्वोच्च प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसको गणराज्य कहते हैं। दूसरा बिंदु इसके तहत है कि सभी क्षेत्र को, चाहे वो भारतीय संघ का हिस्सा हो या फिर कोई राज्य हो या भारत से अन्य भी कोई हो जो भारत में शामिल होना चाहता हो, तो उसका इसमें जिक्र किया गया है कि वो अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। फिर इसमें बोला गया था कि सीमाओं का निर्धारण जो था संविधान सभा का जो भी सदस्य होगा, संविधान सभा मूल रूप से ही सीमाओं का निर्धारण करेगी राज्यों का। और फिर चौथा इसमें था कि सभी अधिकारों का स्रोत भारत की जनता को माना गया था, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया था कि अफ्रीका का जो संविधान है वो तकरीबन सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है अभी तक का, क्योंकि उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। कोई भी संविधान अगर वो सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसमें जनता की भागीदारी कितनी रहती है, इस बात से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के संविधान में जनता को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि हमने कभी उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को अगर कभी पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो इसमें जनता का प्रभुत्व जो है सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव में भी जिक्र किया गया था। और इसमें अंतिम बिंदु आता है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय की बात की जाती है। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की बात की जाती है। अवसर की समता, विधि की समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास और भ्रमण, संगठन बनाने इत्यादि की स्वतंत्रता दी जाती है। और इसमें देखते हैं कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग, साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा इत्यादि की बात की जाती है। वहीं 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना भी बनती है। इसके अन्य कार्यों में हम देखते हैं कि मतलब संविधान का निर्माण और आम कानूनों को बनाने के अलावा संविधान सभा ने कुछ और भी कार्य किए थे, जिसमें कि पहला कार्य था मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। अब ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? दरअसल राष्ट्रमंडल जो था 6 महाद्वीपों में फैले 53 सदस्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें कि ऐसे देश हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। और इन सभी देशों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो वो राष्ट्रमंडल कहलाता था, जिसमें कि भारत की सदस्यता की सत्यापन जो था ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
फिर इसने संविधान सभा ने दूसरा कार्य किया कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। फिर वहीं हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। अब इसके कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं कि संविधान अन्य कार्यों के कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा संविधान को बनाने के लिए, जिसमें कि कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और फिर इसके बाद इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया और फिर वहीं संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए। ये अन्य फैक्ट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम बैठक होता है। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को तकरीबन 1950, 51 और 52 यहाँ तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता है संविधान सभा ही। आइए दोस्तों, हम देखते हैं संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की कुछ समितियाँ थी, जिसमें कि बड़ी समिति और छोटी समिति थी। तो हम बड़ी समिति के विषय में ही चर्चा ज़्यादा करते हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष था वो नेहरू जी थे। फिर संघ संविधान समिति का भी अध्यक्ष नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पटेल जी थे। पटेल जी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों जनजातीय और अति पिछड़ा वर्ग के मामलों के भी अध्यक्ष पटेल जी ही थे। फिर प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो अब हम समझते हैं कि प्रारूप समिति क्या है, क्योंकि संविधान सभा की सभी समितियों में यह समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह वह समिति थी जिसके ऊपर संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इनके प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं एन गोपाला स्वामी अयंगार, कृष्णमा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ये जो थे बी एल मित्र जो थे वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए एन माधवराव उसकी जगह पर आए थे। फिर टी टी कृष्णमाचारी जो 7वें सदस्य थे, ये 1948 ईस्वी में डी पी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह पर फिर टी टी कृष्णमाचारी आते हैं। हम देखते हैं कि संविधान सभा का प्रभाव में आना। हम 6 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब 7वां बिंदु है संविधान सभा का प्रभाव में आना। सर्वप्रथम 4 नवंबर 1948 ईस्वी को पहला बहस होता है संविधान सभा में संविधान के ऊपर, क्योंकि अभी तक संविधान बन चुका होता है और इस पर बहस चल रहा होता है, बनता नहीं है। मतलब चूँकि पूरा प्रोसेस 1950 में जाके कंप्लीट होता है, तो संविधान जो भी प्रारूप बनाया गया था उस पर बहस होना शुरू होता है प्रथम बार। कब? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। इस पर 5 दिनों तक चर्चा होती है। फिर दूसरा बहस 15 नवंबर 1948 को होता है। इसमें खंडवार तकरीबन 7653 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें कि 2473 विषयों पर ही विचार हो पाता है, जो कि फिर ये तीसरा बार बहस के लिए चला जाता है 14 नवंबर 1949 ईस्वी को। और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और फिर 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, जिसमें कि प्रस्तावना के साथ साथ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं, साथ में प्रस्तावना भी इंक्लूड है। साथियों, 26 नवंबर 1949 में केवल जो था वो 15 आर्टिकल को ही लागू किया गया था। शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए अब हम इसकी आलोचना, जो कि संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, उसके कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की, जिसमें हम जनता का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि वो जो भी चुने गए थे प्रतिनिधि थे वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव हुआ था। फिर दूसरा कहा जाता है कि इसमें संप्रभुता का अभाव है।
तीसरा कहा जाता है ये समय की बर्बादी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लिया गया, बहुत सारे देशों का अध्ययन किया गया, तो ये मूलतः इतना समय लगना नहीं चाहिए। जहाँ कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान 4 महीने में ही बनकर तैयार हो गया था, तो आलोचकों का कहना है कि यह समय की बर्बादी थी। और फिर कहा जाता है कि इसमें संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। साथियों, उस वक्त कांग्रेस ही एक पार्टी, बड़ी पार्टी थी जो कि आंदोलन को लीड कर रही थी। इस वजह से इस संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व, मतलब ज़्यादा सदस्यों की संख्या तो दिखती ही है, कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। और पांचवा बात है, इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व जो था वो ज़्यादा था, क्योंकि संविधान सभा में उस वक्त ज़्यादातर लोग लॉ की ही पढ़ाई करते थे। तो इस वजह से वकील और जो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे वो संविधान सभा के निर्माण में शामिल हुए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें, और संविधान की भाषा भी तकरीबन वकीलों की भाषा है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व ज़्यादा था। और एक आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था, चूँकि भारत एक हिंदू बहुल आबादी वाला क्षेत्र रहा है, इस वजह से कहा जाता है कि इसमें हिंदुओं का ज़्यादा प्रभुत्व था। मुस्लिमों की प्रतिनिधि उसमें जो थे बहुत कम शामिल थे, इसलिए ये भी इस पे लांछन लगाया जाता है। जो कि कहा जाए तो उस वक्त के अनुपात में जो जनसंख्या का अनुपात है, उस हिसाब से मुस्लिमों की भी संख्या बांट दी गई थी। लेकिन क्या अगर कहने वाले कहते ही हैं। साथियों, आज का अंतिम बिंदु है अन्य आवश्यक तथ्य। अन्य आवश्यक तथ्य कहने का मतलब है कि जो भी हमने संविधान सभा का जिक्र किया, संविधान निर्माण की जितनी भी प्रक्रियाओं का जिक्र किया, उनसे इतर कुछ अन्य आवश्यक कार्य भी किए गए थे। जैसे कि पहला कार्य था, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था। वहीं सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और फिर HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। वहीं चौथे नंबर पर हम देखें तो LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। साथियों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे भारतीय संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर थे, सुलेखक थे, जो कि संविधान को लिख रहे थे अपने मतलब हाथ से संविधान को लिखा गया था, उसी को कैलीग्राफर कहते हैं, जो कि कहा जाता है कि इटालियन शैली में इसको लिखा गया था। और संविधान का जो मूल प्रति है वो हाथ से लिखा गया है। कभी आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो उस पर आप उसको देखने को मिल जाएगा। डिजिटली रूप से जो संविधान का पुस्तक है वो आप देख सकते हैं गूगल करके। वहीं इसके मूल संस्करण का जो था सौंदर्यीकरण एवं सजावट जो था, शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, जिसमें मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण और सजावट किया था। और मूल प्रस्तावना जो था, जिसमें लिखा हुआ था हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सब जो लिखा गया था, उस प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने ही इसको हाथ से लिखा था। और राम मनोहर सिन्हा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा इसको सजाया गया था। प्रस्तावना के चारों ओर जो था ज्यामितीय आकार जो था उसको सजाया गया था प्रस्तावना को। फिर मूल संविधान का हिंदी संस्करण जो था उसका सुलेखन किया था, यानी कैलीग्राफी किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा फिर वहीं इसका अलंकरण जो किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ये भी शांति निकेतन के ही छात्र थे। तो आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं को समझे। उम्मीद करता हूँ आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, आपको जो भी मेरी बातें लग रही थी इम्पोर्टेंट उसको आप नोट करते जाइएगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, जिसमें हम अन्य बातों को देखेंगे। साथियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आपको ये विषय कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।